हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां, झेन की देन, क्लास 10th। इसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना है और गिन्नी का शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने में मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग में व्यवहारिकता तथा थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात ना भूलें कि बखानों के आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द अर्थ है, लाइक गिन्नी का मतलब होता है एक सिक्का होता है, गोल्ड के सिक्के को गिन्नी बोलते हैं। आदर्श का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि जो हम व्यवहारिक रूप से जो हमारी स्थितियां आती हैं उन्हें कहते हैं। और बखान का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज का वर्णन करना। तो यहाँ पर जो है कवि बता रहा है कि शुद्ध सोना, सोना जो प्योर सोना होता है और जो गिन्नी का सोना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो गिन्नी का सोना होता है उसके अंदर तांबा मिलाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शाइनी चमकदार लगता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मजबूत भी है। तो जो लोग हैं, जो लेडीज होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो मतलब इन्हीं की ही ज्वेलरी बनवाती हैं। पर इसका जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वो किया है लोगों के करेक्टर से, कि जो उच्च चरित्र के लोग होते हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं, जिनके पास कोई मिलावट नहीं होती है, उनके अंदर कोई ऐसा मिक्सचर नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही हैं। और परंतु उनमें दिखावा नहीं होता, उनको अलग उनकी चमक नहीं होती। पर जो लोग, जो जिनका की तांबे की तरह बताया गया है, कि जो लोग मिक्स वाले होते हैं, जो मिक्स थॉट्स के लोग होते हैं, वो जो है उनका जो करेक्टर होता है वो मिलावटी होता है। वो अपने आप को, लोगों को बस अच्छा साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा काम अच्छा है। तो वो सिर्फ अपना जो है ना, अपने आदर्शों का गुणगान करते हैं। मतलब आप लोग देखोगे कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं, वो सिर्फ अपने काम को करते हैं, बिकॉज उनको दिखावा नहीं पसंद होता। और कई लोग होते हैं वो बहुत दिखावा करते हैं, हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, टू शो कि हाँ जी वो बहुत आगे हैं और वो बहुत सारी चीजें करते हैं। पर वो अपने अपने ही अपनी मतलब अच्छाइयों का बखान करते रहते हैं। जबकि क्या होता है कि धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके आदर्श जो होते हैं ना वो बिल्कुल हट जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उनकी जो व्यवहारिक सूझबूझ होती है, जो उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, वही सबके सामने आती है। क्लियर है इतना? सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। तो इसके अंदर बताया गया है, पहले तो सूझबूझ, सूझबूझ का मतलब होता है उनके सोचने की शक्ति। ठीक है। विलक्षण मतलब बहुत ज्यादा लक्षणों वाला। यहाँ पर लेखक ने गांधी जी के बारे में बताया है कि गांधी जी बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, वो उनके पास सारी चीजें थी। ठीक है। मतलब उनके आदर्श अलग थे, मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अच्छा मतलब स्तर पे उनको जॉब नहीं मिल सकती थी, वो अलग थे।
वो पढ़े हुए भी थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन भी अच्छी ली और उनके अपने एक आदर्श थे। मतलब अगर वो सच का साथ देते थे, मतलब और उनका ये था कि हमें कोई भी चीज है जो वो लड़ाई झगड़े से नहीं लेनी, नॉन वायलेंस पे वो बिलीव करते थे। और उनकी जो थे, उनका जो आदर्श था वो उनके उनके उसमें दिखता था, उनके आदर्श जो उनके व्यवहारिक वर्णन में ही दिखाई देता था और सब उनको जानते थे। और इससे उनकी जो थी, उनकी अपनी जो उनकी सेल्फ जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, उनकी अपनी ही कीमत थी। और लोगों को इसी वजह से, उनके आदर्शों की वजह से, उनके सत्य के मार्ग पे चलने की वजह से आज जो है वो इंडिया को हमने जो फ्रीडम मिली है वो इसी वजह से मिली है, अदरवाइज नहीं मिल पाती। अदरवाइज अगर वो सोचते कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास शिक्षा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो उस चीज पे हम लोग जो है अपनी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने अपने आदर्शों को सबसे ऊपर रखा, उसके ऊपर सबसे महत्व दिया, जिससे कि आज जो है देश, जो है हमारा देश है, वो दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और गांधी जी जो कहते थे, वो कहते थे कि अपने आदर्शों को सबसे ऊपर रखो, जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपका आदर्श है, उनको सबसे ऊपर रखो। और उसमें क्या था कि अगर आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है कि वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाते थे, का मतलब ये है कि सोना तो अब अगर आप दो जगह रखोगे, सोना और तांबा, सोना और तांबा रखोगे तो हमेशा कौन लेगा? हर कोई गोल्ड को ही प्रेफर करेगा, सोने को ही प्रेफर करेगा। बट अब क्या था, आप सोने में तांबा नहीं मिला रहे हैं, हम तांबे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर सोने में हम तांबे को ऐसे रख रहे हैं तो उसने नहीं, बल्कि तांबे के अंदर अगर हम सोने की परत चढ़ा देते हैं तो लोग, उसकी कीमत बढ़ गई है, तांबे की कीमत बढ़ी है सोने की वजह से, ना कि सोने की कीमत बढ़ी है तांबे की वजह से। तो अगर सोने और तांबे को अगर हम तोले तो उसमें सोने की जो है वो कीमत ज्यादा रहती है। इसी तरह जो आपके आदर्श हैं, उनकी कीमत हमेशा आपको आगे जाकर मिलेगी। अपने अगर आदर्शों पे आप चलते हो, अपनी टीचिंग्स पे चलते हो, वही आपके काम आएंगे, ना कि अगर आप एक फेक उसमें रहते हो, दिखावे की जिंदगी में रहते हो, तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलती है, वो थोड़े दिनों तक ही चलती है और एट द एंड वो किसी काम नहीं आती है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग ही किया करते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोग तो समाज को गिराया ही है। तो इसके अंदर कवि बता रहे हैं, सबसे पहले सजग, सजग का मतलब होता है सावधान, सतर्क। हिसाब का मतलब होता है कि जो भी आपका लेखा जोखा होता है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, स्थिर। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो व्यवहारवादी लोग होते हैं, जो हमेशा अपने आदर्शों का पालन करते हैं, आदर्शों को देखते हैं, वो बहुत ध्यान से कोई भी कदम उठाते हैं। उन्हें ये चीज देखनी होती है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्या उससे नुकसान होगा और क्या उससे लाभ होगा। ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना, नहीं। और वो क्या करते हैं कि वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वो सोच समझ के कदम उठाते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। ये व्यवहारवादी लोग जो होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो अपना भी सोचते हैं, दूसरों का भी भला सोचते हैं। जबकि जो व्यवहार, जो दूसरे लोग होते हैं, जो उनका क्या होता है कि जो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो नहीं करना, अपना कुछ नहीं करना, अपने आप को बस सोचो, दूसरे के लिए हमें कोई महत्व नहीं है। तो वो क्या करते हैं, समाज के पास जितने भी जो भी चीज है समाज में, सब कुछ जो है वो आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है, व्यवहारवादी लोगों का नहीं। यहाँ पे आप एक बार ही कंफर्म कर लीजिए, आदर्शवादी होते हैं जो अपने आदर्श के ऊपर चलते हैं, व्यवहारवादी होते हैं जो अपने व्यवहार से रिलेटेड चलते हैं। आदर्शवादी हमेशा अपने आदर्शों को महत्व देते हैं
और जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दिखावटी जिंदगी को जो है मानते हैं। झेन की देन। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरोगण हैं, मतलब 80% लोग जो है वो दिमाग की बीमारी से प्रॉब्लम है उन्हें। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग जो है यहाँ बढ़ गए हैं। तो जापान में जो लोग हैं वहां पर जब पूछा गया कि सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी हैं, तो बोला गया कि मानसिक दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत है। अगर आप लोगों ने कोई वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे, आप देखते हैं वहां पर, अगर आप देखोगे तो जापान लोगों के पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं। वहां पे छोटे से छोटा बच्चा भी वर्क करता है और बड़े तरीके से करता है। सबसे ज्यादा जो है एफिशिएंसी जापान में ही मानी जाती है। बट वहां पर क्या है, बहुत, अब उन्होंने कहा है कि उसकी रफ्तार, बहुत जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। हर एक काम का एक पेस होता है, उसे आराम से किया जाता है, उसको इंजॉय करके किया जाता है। कई बार कुछ हम मुश्किल में भी करते हैं। बट जब हम प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब जब हम कंपटीशन करने लगते हैं, तो यहाँ पे अमेरिका से आगे बढ़ने के कंपटीशन में जो काम एक महीने, लाइक 30 दिन में होना है, वो काम आप एक दिन में पूरा करोगे। तो आप सोचो कि आप कितनी तेजी से वो काम कर रहे हो। अगर कोई काम एक महीने की में पूरा होने वाला है, उसको एक दिन में हम पूरा कर रहे हैं, तो कितना गैप है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से 31 दिन का काम एक दिन में। तो इससे क्या है कि हम कितने 1000 गुना जो है तेज दौड़ रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी हम वो काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम अपने आप को प्रेशर दे रहे हैं, कितना हमारे दिमाग पे तनाव बढ़ गया है, टेंशन हो गई है कि ये काम मुझे पूरा करना ही करना है। और जब हम किसी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा हम किसी भी चीज को यूज में लाते हैं, वो चीज खराब हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम जरूरत से ज्यादा मेंटल प्रेशर कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, अपने दिमाग को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक टाइम पे आके आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पे दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्ल कुटी थी। बाहर बेडब सा एक मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पहुंचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, दो झो कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लग रहा था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी में खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, जो फ्रेंड के घर गया था तो जापान टी सेरेमनी थी, मतलब एक स्पेशल वहां पर एक चाय पीने का एक आयोजन था। तो वहां पर उसका नाम था चानोयू। तो ये सेरेमनी, टी सेरेमनी का नाम था। ये 6 मंजिली इमारत थी और जिसमें दफ्ती मतलब लकड़ी की खोखली सिरकारे वाली दीवार होती है, जिसपे साइड से खोखली लकड़ी जैसी होती है, और वहां पे चटाई वगैरह से बनी हुई थी, पत्तों की चटाइयों से बनी हुई थी। और वहां पर वो गए, एक बेढब सा मतलब बड़ा अजीब सा गोल गोल सा
एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा था। उन्होंने उससे अपने हाथ पैर धोए, तौलिए से उसको क्लीन किए, पहुंचे और अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन जो था वो एक वहां पर एक इंसान था जो कि जापानी तरीके से जो चाय पिलाने के लिए वहां पर चाय पिलाने वाला था। उसे वो देखकर उनको खड़ा हुआ, उसने उनको प्रणाम किया जैसे कि जापानीज लोग अपने आप को बेंड करके कमर झुकाकर प्रणाम करते हैं, और उसे उन्हें कहा कि आप प्लीज आके बैठिए। उसका उनका स्वागत किया। उसने उसको बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई। अंगीठी होती है जिसमें वो गरम, जैसे पहले गैस होती थी तो गैस नहीं होती, वो लकड़ी की अंगीठी होती है, उनको सुलगाया। चायदानी रखी। बगल के कमरे मतलब साथ वाले कमरे में से जाकर वो कुछ बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ करे। तो सभी चीजें जो थी वो बहुत बड़ी, मतलब गरिमापूर्ण थी। गरिमापूर्ण मतलब बहुत तरीके से थी, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज वो थी। और भंगिमा से लगता था, मतलब भंगिमा मतलब उसको उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मतलब जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। मतलब एक यहाँ पे जय जयवंती मतलब एक बीट्स बताया, एक राग बताया है। और मतलब कहने का मतलब है कि वो एनवायरनमेंट जो था, जो वातावरण था, वो इतना शांत था कि वो चायदानी में जो उनका पानी रखा हुआ था ना, उसके खदबदाना मतलब उसके उबलने की आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घुट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। तो मतलब वो चाय पीने जहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने चाय देखी। चाय में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चाय थी, और वहां पर एक पूरा जो था एनवायरनमेंट बहुत शांत था। वहां पे सिर्फ 3 आदमियों को ही एक बारी में अंदर आने दिया जाता था। और उनकी जो चाय थी, बहुत ही कह रहे 2 घुट चाय थी, तो 2 घुट चाय लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बट उनको चाय पीते पीते 1.5 घंटा लग गया। पहले 10-15 मिनट तो बहुत उलझन में पड़ा रहा, मतलब कंफ्यूज, उलझन मतलब कंफ्यूज। कि फिर देखा कि धीरे धीरे जो दिमाग था वो बहुत स्लो हो गया, और थोड़ी देर बाद दिमाग काम करना बंद हो गया, और सब कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हर जगह सिर्फ क्या था, सन्नाटा था। और मतलब अनंत काल, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने वाला टाइम ही नहीं है, इतना चल रहा था। अक्सर हम या तो गुजरे दिनों की मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। तो हर कोई यही सोचता है कि क्या हुआ था पास्ट में और अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, जबकि दोनों ही मिथ्या है, दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है, दोनों काल। वो झूठ कैसे हैं? एक तो अब चला गया है, वापस तो आ नहीं सकता है, और दूसरा है कि जो अभी आया ही नहीं है तो आप उसको कैसे मान लोगे। तो हमारे सामने जो अभी वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, वही सत्य है, उसी को ही जियो। मतलब आप अगर देखेंगे तो सभी कहते हैं ना, पास्ट में अब क्या करेंगे, पास्ट के ऊपर पछताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, या ये हुआ था वो हुआ था, तो लीव द पास्ट। और फ्यूचर, फ्यूचर जब आपको पता ही नहीं है, आपको कल का नहीं पता है, आपको कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है कि कल क्या होगा, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन फ्यूचर? इंजॉय योर प्रेजेंट। तो कई लोग होते हैं, अच्छा पिछले के लिए भी और आगे आने वाले के लिए भी अपना प्रेजेंट जो है वो खराब कर देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य काल उड़ गए, केवल वर्तमान सामने आया, और वह अनंत काल जो विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन पर पिरा कि बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो जापानियों को, अगर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, बट उनके पास ये टेक्निक भी है कि वो फ्यूचर और पास्ट को नहीं याद करते हैं। दे आर जस्ट गेटिंग लॉट ऑफ पीस इन देयर माइंड। तो उनके माइंड में बहुत ज्यादा शांति है, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन
और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू।